बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 13 और उसका लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड पर। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। देखें, जहां तक स्पीड ऑफ साउंड की बात है तो स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेरी करती है डिफरेंट मीडियम में। अगर हम देखते हैं कि एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड हमने लास्ट टाइम बात की थी, स्पीड ऑफ साउंड जो थी वो 330 मीटर पर सेकंड से वेरी करते हुए 350 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो स्पीड है एयर में, लेकिन ये वेरी करती है डिफरेंट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर्स के हवाले से। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई एयर में गैसेस, एयर मींस यानी गैसेस, गैसेस लिखें या एयर लिखें एक ही बात होगी। अब अगर लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं तो लिक्विड में एयर की स्पीड जो है वो 5 टाइम्स ग्रेटर होती है, 5 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। इसी तरह से अगर हम सॉलिड में बात करते हैं तो सॉलिड में 15 टाइम्स ग्रेटर, यानी यही जो स्पीड ऑफ साउंड है जिसकी हमने एयर में बात की 330 टू 350 के इन बिटवीन रहती है। लेकिन जब लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड देखें तो वो 5 टाइम्स ग्रेटर होगी देन एयर, और अगर सॉलिड में देखें तो 15 टाइम्स ग्रेटर देन एयर, यानी एयर की निस्बत। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आवाज आपको एयर में सुनाई देती है जिस स्पीड से, अगर वही आप सॉलिड में सुनेंगे मटेरियल से तो आपको ज्यादा जल्दी, ज्यादा तेजी से सुनाई देती है। और 21 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है 343 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होती है किसकी? एयर में। जब टेम्परेचर कितना होगा 21 डिग्री सेल्सियस, तो उस वक्त 343 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड होगी किसकी? साउंड की। ठीक है जी। तो ये था हमारा स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड। बाकी इसको भी हम लोग फाइंड आउट करने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू मौजूद हो तो हम स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल है नेक्स्ट जिसको मैं डिस्कस करूंगा। जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 13.1। जी, हमें इसमें क्या गिवन है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे इसका। जी, डेटा में हमें गिवन है, हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। लिखिए जी, फ्रीक्वेंसी ये हमने फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी को किससे नोट करते हैं? एफ से। उसके बाद देखिए क्या है, हमें दिया गया है साउंड वेव स्पीड हमें दी गई है, वो है 340 मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड जो है v से नोट करते हैं 340 मीटर सेकंड, ये हमें स्पीड गिवन है। और वेवलेंथ यानी लैम्डा, वेवलेंथ तो हम किससे नोट करते हैं? लैम्डा से। ये साइन होता है लैम्डा का। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2.0 मीटर। अब हमने देखें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने पीछे आपको फार्मूला सॉल्यूशन में हम लोग वही फार्मूला जो पीछे बात करके आए हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वही अप्लाई करेंगे। एज वी नो डैट, जी क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने चूंकि एफ फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। एफ निकालने के लिए क्या करेंगे? v को डिवाइड करना पड़ेगा लैम्डा से, क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है एफ के साथ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज। जी, v की वैल्यू कितनी है? 340। इसको डिवाइड करना है किस पर? लैम्डा 2.0 मीन 2 ही होता है। तो देखें 340 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर देखिए हमारे पास क्या आता है। कैलकुलेटर यूज करें, 170। यानी 170 जो है वो एफ की वैल्यू है। मींस कि हमारे पास एफ किसके इक्वल आ रहा है? 170 हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका यूनिट होता है। ये था जी एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल की शक्ल में। अब आगे मूव करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, उस पर बात करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस। जी, लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस बेसिकली ये साउंड की प्रॉपर्टी है, यानी ये साउंड की प्रॉपर्टी है जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन किस किस के दरमियान? लाउड एंड फेंट साउंड, बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। यानी एक लाउड जो साउंड है और एक फेंट साउंड, उनके दरमियान हम जो डिफरेंस जो है उनके दरमियान हम डिस्कस करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? लाउडनेस। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैं अगर अभी बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, एक छोटी क्लास के सामने बात कर रहा हूं, कम स्टूडेंट्स हैं, कम जगह जगह जहां बात कर रहा हूं, तो मेरी आवाज उसी कदर होगी, यानी उसकी लाउडनेस जो है वो लेस होगी। और अगर मैं किसी बड़े मजमा के सामने खड़ा हूं, मैं एड्रेस कर रहा हूं बहुत से लोगों के सामने, सैकड़ों लोग मेरे सामने खड़े हैं, तो यकीनन जो है मुझे अपनी आवाज को लाउड रखना पड़ेगा, यानी मेरा जो बात करनी है वो ज्यादा, उसकी जो लाउडनेस होगी उसको ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ये थी। अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारी लाउडनेस डिपेंड करती है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका क्या मतलब है जी, ये हम पहले समझेंगे। देखें, एम्पलीट्यूड, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था, ये अगर मैं आपके सामने एक वेव ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी वेव की जो हाइट आपको दिखाई दे रही है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है, वेव जो मैक्सिमम ट्रेवल करती है मीन पोजीशन से, ये उसकी मीन पोजीशन है, यहां से लेके यहां तक, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर किसी भी बॉडी की ज्यादा करेंगे हम लोग, जैसे वायलिन है, वायलिन के अगर तारों को हम लोग ज्यादा खींचेंगे, उसकी वायर्स को, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी लाउडनेस बढ़ेगी। यानी लाउडनेस डिपेंड करती है कि जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेटिंग बॉडी का बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा? यानी जब आप एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, उसको आप रेस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं पहले से, तो उससे आपकी जो लाउडनेस है वो भी क्या होती है? वो भी रेज हो जाती है। लाउडनेस भी क्या होती है? रेज होती है। यानी अगर आप ड्रम को बीट करते हैं, यानी उसको मतलब आप ड्रम को हिट करते हैं, बीट करते हैं, आराम से करते हैं, तो उसकी लाउडनेस कम होगी। अगर आप जोर से करेंगे तो उससे उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं हम लोग, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतनी लाउडनेस जो है वो ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सेकंड फैक्टर है जी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो आपके पास, सपोज आपके पास ये ड्रम था जिसको आप बजा रहे थे, ये एक छोटा ड्रम, ठीक है जी, इसको आप जब बजाते हैं तो उससे आपकी आवाज जो है वो आपको कम सुनाई देगी। और अगर आप इससे जो है वो बड़ा ले लेते हैं, मतलब उसको बजाना शुरू कर देते हैं लाइक दिस, ये देखें इसका एरिया क्या है? वो ज्यादा है, तो क्या होगा? इसकी आपको लाउडनेस ज्यादा, यानी जितना आप एरिया बढ़ाएंगे, इससे क्या समझ आई कि एरिया अगर आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, एरिया इंक्रीज करेंगे, तो आपकी जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। और अगर आप एरिया कम करेंगे तो आपकी लाउडनेस भी कम होगी। ये हो गया जी। मतलब इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं ड्रम की, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ड्रम जो है उसको आप हिट करते हैं, तो अगर छोटा होगा तो उसमें आपकी जो साउंड होगी वो कम होगी, और अगर आप ज्यादा बड़ा यूज करेंगे उसको आप, तो उससे उसकी आपको एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी। तीसरा फैक्टर इसका होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। जी, जितना डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, जहां से बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उससे, आप यहां पर अगर बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, ये बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, इससे डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपकी लाउडनेस क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। लाउडनेस आपकी डिक्रीज,
जितना जितना डिस्टेंस आप कम करेंगे उतनी लाउडनेस बढ़ेगी। यानी डिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी से बढ़ाने से लाउडनेस कम, और डिस्टेंस कम करने से लाउडनेस जो है वो ज्यादा होगी। यानी अगर आप करीब खड़े हैं, ड्रम बज रहा है या कोई और म्यूजिक चल रहा है, उसके आप डिस्टेंस आपका कम है, आपके करीब है, तो आपको आवाज ऊंची सुनाई देगी, यानी लाउडनेस ज्यादा होगी। आप उससे दूर चले जाते हैं, दूर होते जाते हैं, तो लाउडनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके अलावा एक दो फैक्टर्स और भी होते हैं, जैसे इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी, जी, इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है या क्वालिटी है जो हमारे ह्यूमन परसेप्शन पर, यानी कान की जो सलाहियत है, हमें सुनने की इस्तात, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि हमारी ईयर की फिजिकल कंडीशन क्या है। इंटेंसिटी इस पर डिपेंड नहीं करती। जब इंटेंसिटी जो है वो किसी भी, मतलब समझ लें कि आप जो साउंड की शिद्दत होती है कि कितनी, मतलब एक्सप्लोजन में अक्सर आपने देखी होगी, मतलब एक्सप्लोजन होता है जब, तो वहां पर आप उसकी साउंड जो है उसको आप एक्सप्लोजन के बाद उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से फील कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त पास खड़े हुए लोग, उनकी जो ईयर की फिजिकल कंडीशन होगी वो उन पर डिपेंड नहीं करती कि भाई आपकी कान की सुनने की सलाहियत कैसी है। इंटेंसिटी इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। याद रखें कि लिसनर्स की हेयरिंग की एबिलिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। और इंटेंसिटी जो है बेसिकली ये एक मेजरिंग क्वांटिटी है, इसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी, और इसको हमारे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये टोटली हमारे कानों की सलाहियत, सुनने की जो फिजिकल कंडीशन है उस पर टोटली रिलाई नहीं करती। हम अच्छा सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, उस पर इंटेंसिटी का कोई, ये भी इंटेंसिटी जो है वो भी हमारी साउंडनेस, साउंड यानी जिसकी हम बात कर रहे थे लाउडनेस की, उसकी, उस पर ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, और ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक है साउंड की, जो इंडिपेंडेंट है किससे, हमारे, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे हियरिंग से या हमारे ईयर की जो फिजिकल कंडीशन है उस पर ये डिपेंड नहीं करती। ये थी हमारी भाई लाउडनेस और उससे रिलेटेड उसके फैक्टर। अब एक और करेक्टरिस्टिक डील करेंगे साउंड की दूसरी, वो है पिच। देखें जी, पिच क्या होती है। पिच भी, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, साउंड की। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसमें हम किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, श्रिल एंड ग्रेव साउंड। मतलब श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड में हम लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। श्रिल किसको कहते हैं, श्रिल बेसिकली जो बारीक आवाजें होती हैं उसको श्रिल कहते हैं। ग्रेव आपकी जो भारी आवाजें होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा श्रिल जो है ये आप लेडीज में, यानी फीमेल में और बच्चों में, चिल्ड्रन जो हैं उनकी आवाजें जो हैं वो आप सुन सकते हैं, वो श्रिल होती हैं, बारीक होती हैं। और अगर मैन में देखें तो मैन की जो आवाज होती है वो ग्रेव होती है, मतलब वो हैवी होती है, ठीक है जी, भारी आवाज होती है मैन की। तो ये डिपेंड करती है। दूसरी चीज पिच में जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी जो है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी हम जितनी इंक्रीज करेंगे उसी कदर जो है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से आपकी पिच जो है वो भी इंक्रीज होगी। मतलब मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं, लाइक दिस, ये देखें, ये एक साउंड है, उसकी वेव्स इस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, आप देख सकते हैं। अब देखें मैंने यहां पर क्या किया है, लाइक दिस, ये देखें, अब मैंने ये ड्रॉ की है, देख रहे हैं वेव। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखें और इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, आपको यकीनन समझ आ रही होगी कि ये लो फ्रीक्वेंसी है। अब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो फ्रीक्वेंसी पर पिच जो है वो भी लो होगी। पिच क्या होगी, पिच भी लो होगी। इसी तरह से ये क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी है, और हाई फ्रीक्वेंसी पर जो पिच होगी वो भी क्या होगी, वो भी पिच भी यहां पर हाई होगी। ठीक है, ये आपने बात समझनी है। ठीक है, आमतौर पर जैसे मैंने बताया कि मेन जो होते हैं उनकी आवाज ग्रेव होती है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है। लेकिन फीमेल, ये लेडीज या वुमेन कह सकते हैं आप लोग, चिल्ड्रन और वुमेन, इनकी जो साउंड होती है, आवाज होती है, वो बहुत ज्यादा श्रिल होती है, बारीक होती है, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। और इस तरह से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से उनकी पिच भी जो है वो भी हाई होगी। ये था भाई इससे रिलेटेड। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट है जी क्वालिटी ऑफ साउंड। जी, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है।
क्वालिटी ऑफ साउंड में ये होता है कि आप जो है दो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहां पर भी आप टू डिफरेंट, मतलब एक नहीं, हमारे पास टू डिफरेंट साउंड्स होती हैं, टू साउंड्स में हम लोग जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन उनकी जो लाउडनेस और पिच होती है वो सेम होती है, उनकी लाउडनेस हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच, मतलब उनकी पिच और लाउडनेस दोनों आवाजों की सेम होती है, लेकिन हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम उनमें डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको नाम देते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। मतलब एक ही वक्त में अगर फ्लूट बज रहा है, ठीक है, और ड्रम को आप बजा रहे हैं, तो यकीनन जो है चाहे उनकी पिच और लाउडनेस सेम है, लेकिन फ्लूट की आवाज और ड्रम की आवाज में आप फौरी तौर पर डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। जब आप उनमें डिफरेंशिएट करके बताएंगे ये फ्लूट की आवाज है, ड्रम की, इट्स मीन आप क्वालिटी ऑफ साउंड बता रहे हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड बेसिकली क्या है कि टू साउंड्स हैं जिनकी लाउडनेस और पिच सेम है, लेकिन हम लोग उनमें डिफरेंशिएट करके ये बता सकते हैं कि ये आवाज किस चीज की है, वो फ्लूट की है, वो ड्रम की है, या वो वायलिन की है, मतलब वो किसकी आवाज है, या किसी एनिमल की साउंड है, चाहे उनकी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनकी लाउडनेस पिच सेम हो इनकी, लेकिन हम लोग इनमें जो है वो डिफरेंस बता सकते हैं दो साउंड्स में। तो इस डिफरेंस को बताना जो है, सेम लाउडनेस सेम पिच वाली को, हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। ये था भाई क्वालिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड। इसमें डिफरेंट मतलब जो है वो जो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है वो भी, मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रीक्वेंसीज आप देखेंगे कि मतलब लाइक दिस इस तरह से फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ की फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हैं लाइक दिस इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ जो फ्लूट होता है, इसके बाद आपका ट्रम्पेट होता है, ठीक है, ओबी होता है, ये सारे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक तरह की नहीं होती, लेकिन जब उनकी लाउडनेस और पिच सेम हो तो हम लोग उनमें डिफरेंशिएट करके आसानी से बता सकते हैं किसकी वजह से, क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से। यानी हम बता सकते हैं कि भाई ये किसकी आवाज जो है, बाकी जो है वेव फॉर्म जो होती हैं, इनकी वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी के हवाले से वो डिफरेंट हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि किसी की फ्रीक्वेंसी किस कदर है, कितनी पिच हाई पिच है, कितनी लो पिच है, ठीक है। कुछ जरा सिंपल होती है साउंड, ये मतलब सिंपल है, ये कम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको इसकी पिच जो है वो उसमें कम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रही है बनी हुई, इसमें आपको सिंपल दिखाई दे रही है। तो इस तरह से डिफरेंट साउंड इसमें हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, और इसको हम चेक किस पे कर सकते हैं, हम लोग ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उस पर हम लोग जो है इनको आसानी से वेव फॉर्म इनकी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसकी कम्प्लेक्स है, किसकी सिंपल है। तो ये तो था भाई हमारा टॉपिक जो है क्वालिटी ऑफ साउंड पर। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, वो है म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। हम उस पर बात करेंगे कि म्यूजिकल साउंड और नॉइज क्या होता है। म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज, देखें जी, अब म्यूजिकल साउंड की जहां तक बात है, वो तमाम आपकी साउंड जो हैं, जो आपके हीयर को क्या लगती हैं, प्लेजेंट फील होती हैं, मतलब जो हमारा ईयर जो है उनको प्लेजेंट फील करता है, वो तमाम साउंड जो प्लेजेंट फील होंगी वो सारी साउंड हमारी म्यूजिकल साउंड होती हैं। ये सॉफ्ट साउंड भी आप इसको कह सकती हैं, यानी ये हमारे कानों को सादा लफ्जों में भली लगती हैं। जैसे कि आपके जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हम अभी बात कर रहे थे, फ्लूट है, ड्रम की साउंड है, अगर वो बहुत ज्यादा उसको तेज नहीं बजाया जा रहा, ठीक है, वायलिन है, ठीक है, ये वो सारी ऐसी साउंड्स हैं, इनको म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं कि हमें ये भली महसूस होती हैं, खुशगवार महसूस होती हैं, प्लेजेंट लगती हैं, हमारे कानों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। तो ये सारी हमारी म्यूजिकल साउंड है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो है नॉइस। नॉइस जो है वो इसी से आप ले सकते हैं, वो अनप्लेजेंट होती हैं, मतलब हमारे कानों के लिए नाखुशगवार होती हैं, ठीक है, हार्ड होती हैं वो सॉफ्ट होने की बजाय, अब और काफी हैवी भी होती हैं। ये जो साउंड है ये हमारे कानों को बिल्कुल भी प्लेजेंट फील नहीं होती। हम ऐसी आवाजों को जब सुनते हैं तो उससे हमें जो है वो दिक्कत फील होती है, हम अच्छा फील नहीं करते, हम नाखुशगवार फील करते हैं। वो सारी साउंड आपकी नॉइस कहलाती है। जैसे आपका जो है वो स्लैपिंग ऑफ डोर है, यानी आपको शख्स डोर को बहुत जोर जोर से बजाता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से अगर आप देखें जो मशीनरी होती है, मशीनरी आपकी जो है उसकी भी जो साउंड होती है मशीनरी की भी,
वो भी हम लाइक नहीं करते, वो भी आपको अनप्लेजेंट फील होती है। इसके अलावा आपकी जो गाड़ियां होती हैं उसका शोर जो होता है रोड के ऊपर, ट्रैफिक का, यानी ट्रैफिक साउंड जो है वो भी आपकी इसी जमरे में आती है, ठीक है जी, कि जो काफी हैवी होती हैं, हार्ड होती हैं और अनप्लेजेंट होती हैं, ये सारी आपकी नॉइस के जमरे में आती हैं। ये मतलब चाहे ये नॉइज जो है मतलब ये जो साउंड है, चाहे मैन हो या एनिमल हो, ये दोनों को ना खुशगवार लगती हैं, दोनों को ये मुतासिर करती हैं। इसके कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। इसके क्या असरात हो सकते हैं अगर नॉइस वाले माहौल में, जहां पर नॉइस पोल्यूशन मौजूद है, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इंसानों के लिए, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। जी, जहां तक नॉइस पोल्यूशन की बात है उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे कहां कहां हमें देखें, बेसिकली ये जो है नॉइस पोल्यूशन जो है, हमें एक तो मैंने बताया कि अनप्लेजेंट फील होती है, दूसरी क्या है कि ये हमें स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हम स्ट्रेस फील करते हैं, अपने बॉडी में तनाव फील करने लग जाते हैं। फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब हम कोई काम तवज्जो से नहीं कर पाते, यानी हम किसी काम को अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको कंसंट्रेट नहीं कर सकते। लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है नॉइस की वजह से होती है। हियरिंग लॉस होता है इसमें, कि आप जो है वो जो आवाजें हैं आप प्रॉपर तरीके से, फिर आपको सुनने की जो समात है आपकी वो मुतासिर होती चली जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस है इसमें, आपको नींद जो है वो भी आपकी मुतासिर होती है जब आप शोर वाले माहौल में ज्यादा देर रहते हैं। बल्कि यहीं तक बात नहीं, फिर अग्रेशन, बहुत सारे लोगों में आपने देखा है जो बहुत ज्यादा नाइजी पोल्यूशन में रहते हैं, उनमें एग्रेशन यानी गुस्सा उनमें ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा हाइपर टेंशन जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है लोगों का, इसी वजह से जब वो नाइजी माहौल में रहते हैं। ये वो सारे इफेक्ट्स हैं जो किसकी वजह से होते हैं, नॉइस पोल्यूशन की वजह से। अब छोटा सा टॉपिक है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ नॉइस पोल्यूशन, यानी नॉइस पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हम लोग जो है, पहली बात तो ये याद रखें कि 85 से 90 जो डेसिबल होती है, ये इतनी आवाज जो है ये मैक्सिमम वो आवाज होती है साउंड की, मतलब इतनी कि जो हम लोग जो है मतलब रिकमेंड की गई है हमारे लिए। नॉइज लेवल जो है हमारा वो इसके इन बिटवीन रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 85 टू 90। और ये भी ऑलमोस्ट 8 आवर तक, यानी अगर हम हर दिन डेली इतना हमारे रहता है तो हम मतलब जो फिजिकली है वो फिट रहते हैं, हम लोग नॉइज पोल्यूशन से बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं होते। लेकिन अगर ये लेवल जो है वो 85 या 90 जो मैंने बताया है इससे इंक्रीज कर जाता है, तो फिर क्या होता है कि हमें बहुत सी प्रॉब्लम जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की है, अब इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हम लोग जो यूज कर सकते हैं, यूजिंग क्वाइटर हम यूज करेंगे, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें जो आपको क्वाइटर फील करवाएं, जिससे आप लोग को खामोशी जो है वो फील हो, वो आपने फील करना है। ऐसा मतलब सिस्टम जो है वो आपने लगाना है कि आप टाइम जो है ऐसा स्पेंड हो कि जिसमें आप लोग जो है वो क्वाइट रहे माहौल जो है उसमें, फिर आप लोग जो है हियरिंग आपकी बेहतर रहेगी। एको एको फ्रेंडली एको फ्रेंडली जो है आपने मशीनरी यूज करनी है इसके लिए, मतलब ऐसी मशीनरी यूज करें, जो आप मशीनें यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उसको आप लोगों ने, जैसे हम लोग जो है वो ग्रीस वगैरह देते हैं, ऑयलिंग वगैरह कर देते हैं, उससे वो एको फ्रेंडली हो जाती है, उससे कम जो है हमारी, उससे साउंड की जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वो हम यूज करके भी इसको कम कर सकते हैं साउंड को। जो नॉइस पोल्यूशन की वजह से साउंड ज्यादा हैवी प्रोड्यूस होती है उसको कम कर सकते हैं। फिर हम लोग वेयरिंग हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, यानी हम लोग ऐसी डिवाइसेस जो है वो यूज करें कि जिनको पहनकर हमें जो है वो हियरिंग जो है वो हमारी वो बेहतर रह सके, हम लोग नॉइस से बच सकें। तो हम लोग फिर वो ऐसी डिवाइसेस भी अगर यूज करते हैं तो उससे भी हम लोग जो है इससे महफूज रह सकते हैं। फिर ट्री प्लांटेशन है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो जिन इलाकों में आप देख सकते हैं कि जहां पर कम ट्रीज लगे होते हैं वहां पर नॉइज भी ज्यादा होगा, जहां पर ट्री प्लांटेशन ज्यादा की होगी वहां पर बहुत सी नॉइजेस को हम लोग ट्री प्लांटेशन की वजह से भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि जिससे हम लोग नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे। अगर हम लोग जो है
अपने एनवायरनमेंट को इनसे मतलब बेहतर कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हेल्दियर एनवायरनमेंट जो है हम अगर रखें तो क्या होगा, उससे हम लोग जो है वो बेहतर तरीके से इससे बच सकते हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, हेल्दियर होगा, तो हेल्दियर एनवायरनमेंट जो है वो भी हमारे लिए इस नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए एक बड़ा फैक्टर होगा। तो बेसिकली भाई हम लोग जो है वो नॉइज पोल्यूशन या म्यूजिक जिस पर हमने बात की, उसके इफेक्ट्स पर बात की, इसको बेटा समझना है आप लोगों ने, पहले अंडरस्टैंड करना होता है चीजों को कि भाई म्यूजिकल साउंड या म्यूजिक है क्या, फिर नॉइज पोल्यूशन क्या थी, नॉइज क्या था, उसके इफेक्ट्स क्या थे जिसके हमने ये डिस्कस किए, स्ट्रेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हियरिंग लॉस, ठीक है, इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस, अग्रेशन, हाइपरटेंशन, ठीक है, इनको हमने डिस्कस किया सारा। ये आपको चीजों का पता होना जरूरी है। देन हमने कंट्रोलिंग ऑफ नॉइज पोल्यूशन पे बात की, तो जो हमारा लेवल होना चाहिए साउंड लेवल वो तो 85 टू 90 है मैक्सिमम तक, जो 8 आवर डेली हमें मिलना चाहिए हेयरिंग के लिए। अगर इससे एक्सीड करता है तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने बोला कि आप यूजिंग क्वाइटर यूज कर सकते हैं, एको फ्रेंडली मशीनरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वेयर कर सकते हैं हेयरिंग प्रोटेक्शन जो डिवाइसेस हैं, ट्री प्लांटेशन, ये वो सारी चीजें हैं जिससे आप नॉइज पोल्यूशन को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स को, सारी चीजों को जो आज हमने डिस्कस किया उसको पहले अंडरस्टैंड करें, फिर उसको लर्न करें, तो यकीनन आप इसको अच्छे से तैयार कर सकेंगे। आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।